तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, सन वेन यहाँ पर फॉरेन बैटल ग्राउंड को खोल रहा था। ये थोड़ा नर्वस भी था, बट इससे थोड़ी इज्जत भी आसपास के लोग दे रहे थे। अब आगे। और भाइयों, एक और बात थी। मैं सोच रहा था इसका एनीमे भी एक्सप्लेन करूं, क्योंकि एनीमेज पे तुम लोग ज़्यादा व्यूज़ देते हो। नॉवेल में मेहनत ज़्यादा है, बट व्यूज़ कम है। तो आगे बढ़ते हैं। सनवेन यहाँ पे बैठा हुआ था और इसके बगल में दो सुंदर लड़कियां खड़ी थी। एक लड़की तो अम्ब्रेला खोल के थी ताकि सनवेन को धूप न लगे, और दूसरी लड़की हाथों में सूप लेके खड़ा थी, जिसे बीच बीच में सनवेन लेके पीता था। और सभी लोग इस बैटल ग्राउंड के खुलने का वेट कर रहे थे। समय थोड़ा बीतता है और बहुत सारे नए बच्चे सनवेन को एक इज्जत की नज़र से देख रहे थे, और सनवेन को ये चीज़ें पता तो चल रही थी, इसलिए वो और खुश था। इधर 45 मिनट बीत चुके थे और सनवेन थोड़ा भाषण देता है कि सभी को पता ही है कि फॉरेन बैटल ग्राउंड में क्या होता है। पर मैंने एक और रूल बनाया है, जो भी बाहर आएगा बैटल ग्राउंड से, हर एक के आइटम्स को मैं पहले एग्जामिन करूंगा, उसके बाद फिर तुम लेके जा सकते हो। अब सनवेन यहाँ पर 5 जेट टोकन्स निकालता है। ये सर्कुलर पैटर्न में घूमने लगते हैं। इसमें हल्का सा अपना ब्लड मिक्स करता है और भी डालता है। फॉरेन बैटल ग्राउंड, वो जो ब्लैक होल टाइप रहता है, यहाँ पे खुल चुका था, यानी अंदर की चीज़ों को देखा जा सकता है। पर तभी इसकी नज़र अंदर में किसी चीज़ पे तो पड़ती है, और ये शॉक्ड था, क्योंकि जैसे ये वर्टेक्स खुलता है, अंदर से कोई ऐसे मतलब पकड़ लेता है और एक्सपैंड करता है, और इसमें से बाहर निकल के आता है। और जब ये बंदा बाहर आता है तो मानो आसमान में बादल आने लगते हैं। और सनवेन हैरान था, क्योंकि इस बंदे के कल्टीवेशन को ये देख भी नहीं पा रहा था। और इतना तो समझ जाता है कि ये बंदा जो भी है, सोल फॉर्मेशन लेवल पे तो होगा ही। और तुरंत ही अपने चेयर पे से उठता है और रेस्पेक्ट देता है। और ये बंदा जो बाहर है था, ऑब्वियस था कि वांगलिंग था। और वांगलिंग इससे पूछता है, तो ये गोंगसुन कंट्री है? सनवेन तुरंत ही बताता है, नहीं, ये लोकेशन है जूनियर्स की ट्रेनिंग का। इस कंट्री को वू वैन कहते हैं। ये रैंक 3 की कंट्री है। अब वांगलिंग ये सब सुनता है, फिर यहाँ से निकल जाता है। वांगलिंग अब एक पहाड़ी पे पहुंचता है, और बाहर आने के बाद अब ये बहुत इवॉल्व हो चुका था। इसकी जो सोल डेवोरर टेक्निक थी वो भी इवॉल्व हो चुकी थी, और बहुत सारे से ट्रेजर्स भी मिलते हैं। अब ये कॉन्फिडेंट था कि सेलेस्टियल रियल्म में ये अच्छा कर सकता है। अगर वहाँ पर इसे सोल फॉर्मेशन का बंदा लेट फेज का भी मिले, तो भी ये उनसे एटलीस्ट बच के तो निकल सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और था वांगलिंग के दिमाग में। ये जो सुजाकू टाइप अलायंस है, इसमें 4 पावरफुल लोग हैं, और इसे पता था बाकी लोग भी प्रिपेयर्ड होंगे। और वांगलिंग ने इस दौरान जो इसे फैन मिला था, उसे भी ये जाकर के फॉरेन बैटल ग्राउंड में रिफाइन कर चुका था। और जो इसके पास 3 स्वॉर्ड शीट्स थे, वो इन तीनों को भी रिफाइन कर चुका था। और जो इसके पास वो एंशिएंट ग्राउंड के 10 इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनमें से भी 3 को ये रिफाइन कर चुका था। और इसके पास एक स्क्रॉल था जो कि इसे सी ऑफ डेविल्स में ही मिला था। इससे इसने 3 बार खोला था। एक बार कोर फॉर्मेशन लेवल पे, तो भी एक डार्क ऑरा फील किया था। फिर अभी सोल फॉर्मेशन पे, और उसके पहले नासेंट सोल में। और अब वांगलिंग इसे रिफाइन करना शुरू करता है। फिलहाल वांगलिंग अब यहाँ से भी बाद में निकल जाता है। 3 महीने और बीत जाते हैं, और ये बहुत सारे 100 साल पुराने ट्रीज के कुछ ब्रांचेस कलेक्ट कर चुका था, क्योंकि इसे कुछ वुड कार्विंग भी बनाना था। और अब ये वुड कार्विंग में लग जाता है। समय बीतता है, 1 साल और निकल जाते हैं, और इन 1 सालों में वांगलिंग ने 8 वुड कार्विंग्स बनाए थे, और उस ओल्ड मैन का ही बनाया था। पहले भी एक ये बना चुका था, तो टोटल 9 अब इसके पास थे। अब क्योंकि इनमें पासिंग डोमेन का पावर था, तो इन 9 को अगर ये एक साथ एक्टिवेट करे, तो उनके डोमेन पावर को भी ये यूज़ कर सकता था। समय बीतते जाता है, कुछ साल निकल जाते हैं। और अब इस समय मतलब स्पेस में कुछ लोग दिखते हैं, जो कि थोड़ी हलचल हो रही थी। जैसे कि एक जायंट भी था, जिसके पास रेन कॉल्ड्रन था, और इस बंदे के नीचे जायंट डेमन सेक्ट के लोग थे। और ये बंदा जो कि उस जायंट के ऊपर एक बैठा हुआ था, वो बोलता है अपने बाकी साथियों से कि टेंशन मत लो, मैं अच्छे अच्छे ट्रेजर्स लाऊंगा ताकि हमारा सेक्ट और ज़्यादा ऊपर जा सके। अब सुजाकू प्लेनेट के ही नॉर्थ ईस्ट एरिया में एक बंदे को दिखाया जाता है, जिसने कि बीस्ट के कपड़े पहने थे। इसके पास भी रेन कॉल्ड्रन था, चेहरे पर एक एवल स्माइल था। अब सुजाकू प्लेनेट के साउथ वेस्टर्न पार्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ओल्ड मैन या कोई भी रहा होगा, जो कि एक लड़की से कह रहे थे कि टिंगेर, सेलेस्टियल गेट खुलने वाला है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा। और ये भी उस डोमेन में या उस स्पेस में रियल में प्रवेश कर जाते हैं। अब इस समय नॉर्थ वेस्टर्न एरिया को दिखाया जाता है सुजाकू के, जहाँ पर कॉर्प सेप्ट का हेडक्वार्टर था। एक ओल्ड मैन यहाँ पर थे, और इनका मकसद था कि जब ये सेलेस्टियल रियल्म में जाएंगे, तो वहाँ पर किसी बंदे का अगर लाश होगा सेलेस्टियल रियल्म लेवल का, तो उसे लेके आएंगे। और इसी समय सुजाकू का जो अलायंस होगा, वहाँ पर एक फेरी लाइक वुमेन को दिखाया जाता है, और इस बंदी को 7 लोग फॉलो कर रहे थे। और ये बोलती है कि मैं तो जा रही हूँ, बट आप 7 लोग जूयू का ख्याल रखना। और इसी समय वांगलिंग, जो कि अब तक कल्टीवेट कर रहा था, ये भी अपनी आंखें खोल चुका था,
और ये भी यहाँ से गायब होता है, सीधा आसमान में पहुँचता है और हाथ में इसके रेन कॉल्ड्रन था। और वांगलिंग भी इसके साथ यहाँ से उस रियल में एंटर कर जाता है। और इसी समय एक रैंक 2 के कल्टीवेशन कंट्री को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ओल्ड मैन जिनके बाल बिखरे हुए थे, वो चिकन का लेग खा रहे थे और हंस के कहते हैं कि चलो, तो सेलेस्टियल रियल्म खुल चुका है। मैंने जो तुम्हें टोपी दी है, अगर तुम उसका सही से इस्तेमाल करो तो तुम्हारी ज़िंदगी बची रहेगी, अगर नहीं किया तो तुम मारे जाओगे। ये वही ओल्ड मैन थे जिन्होंने वांगलिंग को डोमेन के बारे में समझाया था। इधर वांगलिंग क्योंकि स्पेस में ट्रैवल कर रहा था, होल के थ्रू या जैसे भी, तो एक प्रेशर फील करता है और ये सोचता है कि इसकी मेन बॉडी इतने प्रेशर को झेल सकती है, क्योंकि ये जितना झेल रहा था आगे में और ज़्यादा था। अब ये ट्रैवल करते करते सुजाकू प्लेनेट से बाहर निकल चुका था और सुजाकू प्लेनेट भी इसे काफ़ी छोटा दिखता है। बाहर में स्टार्स वगैरह को, प्लैनेट्स वगैरह को ये देख सकता था। और वांगलिंग को इसी के आसपास पर काफ़ी दूर कुछ लोग दिखाई देते, पर इनमें से एक को तो ये पहचान जाता है। ये थी जूयू की जीनियस, रेड फेरी या रेड बटरफ्लाई, जो भी नाम था। पहली बार इसने इस लड़की को देखा था। बाकी भी जो चार थे वो काफ़ी पावरफुल थे। अब एक बंदे को देख के तो ये पहचान जाता है, क्योंकि उसके फोरहेड पर कुल्हाड़ी का मार्क था, तो ये बंदा जायन डेमन क्लैन का होगा। एक और बंदा इससे दिखता है जो कि था काफ़ी यूथ, पर ब्लड लस्ट उसके अंदर देखा जा सकता था। किलिंग इंटेंट उस बंदे के अंदर था, पर वांगलिंग सोचते हैं कि बेटा मेरी एक्चुअल बॉडी होती तो तुझे दिखाता कि किलिंग इंटेंट क्या होता है। अब वांगलिंग की नज़र एक और मिडिल एज मैन पे पड़ती, जिनके हाथ में गॉड था, जैसे कि वो लगातार पी रहे थे। वांगलिंग इनकी तरफ देखता है, पर इन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। बस वो ओल्ड मैन और एक मिडिल एज मैन वांगलिंग को कोई एक्सप्रेशन नहीं देते। बाकी तीन जो लोग थे और वो चौकन्ने थे। और वांगलिंग भी मन ही मन स्माइल करता है, थोड़ा इसे अच्छा भी लगता है, मतलब मैं सुजाको प्लेनेट का एक बड़ा एक्सपर्ट बन चुका हूँ। अब आगे में इन्हें एक गोल्डन डोर दिखाई देता है और इस पर रेन लिखा हुआ था। पर डोर में बहुत सारे क्रैक्स भी थे, क्योंकि सेलेस्टियल रियल्म बहुत पहले डिस्ट्रॉय भी हो चुका है। अब यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स थे और बहुत सारे लोग पहले से थे। और वांगलिंग भी एक 100 फीट चौड़े प्लेटफॉर्म पर उतर जाता है। बाकी भी जो इसके साथ 5 आए थे सुजाकू प्लेनेट से, वो भी एक एक प्लेटफॉर्म को पकड़ लेते। यहाँ पर वांगलिंग देखते हैं बहुत सारे लोग नासेंट सोल पे भी थे, इसलिए वांगलिंग थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि अलग अलग प्लेनेट से भी यहाँ पर लोग आए हुए थे। अब यहाँ पर एक ओल्ड वुमेन थी जिसके प्लेटफॉर्म पर एक लड़का उतरता है, पर ये वुमेन उसे तुरंत ही भगा देती है। अब इसी दौरान एक बंदा यहाँ पे और पहुँचता है। ये देखता है कि पूरे प्लेटफॉर्म लगभग कवर हो चुके हैं, तो सुजाको के जो 6 लोग जहाँ पर थे, ये उस तरफ बढ़ता है। और ये बंदा जिस प्लेटफॉर्म पर जायन डेमन क्लैन का वो बंदा खड़ा था, वहाँ पे पहुँचता है और कहता है भाई हटो। पर जायन डेमन क्लैन का बंदा तुरंत ही अपनी बॉडी को और बढ़ा लेता है और कहता है नहीं, कोई और जगह ढूंढ लो। अब ये बंदा जब देखता है, क्योंकि इस बंदे का फोरहेड पर जो एक्स था यानी कुल्हाड़ी, वो भी चमकने लगता है, तो ये पीछे हट जाता है। अब अगली बारी जूयू क्लैन के जीनियस के पास जाता है, यानी रेड बटरफ्लाई। पर ये फील करता है कि ये लड़की सोल फॉर्मेशन के लेट फेज में है, तो यहाँ से भी निकल लेता है। मिडिल एज मैन और ओल्ड मैन की तरफ तो ये जाता नहीं है। अब इसकी नज़र वांगलिंग और एक जो यंग मैन आया था, जिसको मैंने बोला जिसके अंदर थोड़ा किलिंग इंटेंट भी, उनकी तरफ पड़ता है। इसे देख कर लगता है वो जो ब्लड लस्ट वाला बंदा है वहाँ भी जाना सही नहीं है, तो ये वांगलिंग की तरफ पड़ता है, क्योंकि वांगलिंग एकदम सिंपल बंदे जैसा दिख रहा था। अब इस समय वो जो मिडिल एज मैन थे जो कि अभी तक पी रहे थे, वो भी ध्यान से देखते हैं कि अब क्या होगा। जैन डेमन क्लैन का भी बंदा देखता है कि देखते हैं क्या होता है। मतलब सुजाकू क्लैन के जो भी लोग थे वांगलिंग की तरफ देखते हैं कि ये बंदा करेगा क्या। अब ये बंदा आता है वांगलिंग के पास और कहता है कि फेलो कल्टीवेटर, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म ढूंढ लो। वांगलिंग कुछ बोलता नहीं है, ये बस हैंड साइन मूव करता है और यहाँ पर एक बड़ा सा मेंढक प्रकट होता है। और जैसे वो बंदा देखता है, वो भी एकदम दहल सा जाता है कि थंडर टोड। और ये मेंढक तुरंत ही अपने पेट को ऐसा फुलाता है और एक बॉल ऑफ लाइटनिंग इस बंदे की तरफ उछाल देता है। अब ये बंदा भी यिन यांग व्हील निकालता है और इसे काउंटर कर देता है, लेकिन फिर भी अटैक इतना पावरफुल था कि ये वोमिट करने लगता है और बॉल ऑफ लाइटनिंग वापस लौट जाती है, जिससे कि मेंढक दोबारा खा जाता है। क्योंकि वांगलिंग जानता था इसका जो मेंढक है वो सोल फॉर्मेशन के मिड फेज में है, लेकिन फिर भी वो बंदा उसे काउंटर कर लिया, थोड़ा इंजर्ड हुआ, मतलब वो भी काफ़ी पावरफुल है। अब ये बंदा पीछे लौट जाता है। अब वो जो रेड बटरफ्लाई थी वो जूयू वाली, वो वांगलिंग को ध्यान से देखती है। और ये जो जायन डेमन क्लैन का बंदा था, ये मानो वांगलिंग से फाइट करना चाहता था कि इसका कितना पावर है। ओल्ड मैन अपनी नज़रें हटा लेते हैं, खास करके वो जो बंदा था ब्लड लस्ट वाला, वो क्रिएचर्स को ही यूज़ करता था, तो मेंढक भी एक क्रिएचर है, तो उसकी नज़रें उसी पे थी। और यहाँ पर एक मिडिल एज मैन ये बोलता है थंडर टोड, फिर बोलता है वानिर। मुझे थंडर टोड दोबारा दिखा, पर शायद ये वो बंदा नहीं है। अब वांगलिंग अपने थंडर टोड को अंदर खींच लेता है और इसी दौरान सेलेस्टियल गेट से एक बर्स्ट ऑफ नॉइज बाहर आती है और फाइनली ये गेट खुल जाता है।
बाकी लोग काफी तेजी से अंदर जाते हैं, पर वांगलिंग चौकन्ना था। जब सुजाकू प्लेनेट के भी 5 लोग अंदर चले जाते हैं, उसके बाद ही अंदर जाता है। और जब ये अंदर जाता है तो एक पावरफुल ऑरा सेलेस्टियल रियल में ये फील कर सकता था। इस ऑरा में कोई कलिंग इंटेंट नहीं था, बस ये ऐसे ही यहाँ पर मौजूद था। अब सेलेस्टियल गेट भी बंद हो जाता है। इसके पास एक जेड कॉल्ड्रन भी था, जिसके थ्रू ये बाद में शायद इसे 1 घंटे चार्ज करना पड़ेगा, फिर ये वापस लौट सकता था। अब यहाँ पर आगे में ऐसे भंवर के समान दिखता है, जहाँ के अंदर लोग एंटर कर रहे थे। वांगलिंग वहीं पे चला जाता है और ये भी यहाँ से गायब हो जाता है। अब वांगलिंग जब इसके अंदर प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है कि मानो ये कहीं और पहुंच गया हो और आसमान से ऐसे नीचे गिर रहा हो। बट ये आंखें खुली रखता है और स्पेस में बहुत सारे गोल्डन फ्रैगमेंट्स देखता है। अब वांगलिंग जहाँ पे नीचे गिरता है, यहाँ पर घास भी नहीं था, मतलब पूरा एरिया बेजान था। और वांगलिंग आसपास की चीज़ों को देखने के बाद ये कहता है, तो ये है सेलेस्टियल रियल्म। जो भी बंदे सोल फॉर्मेशन लेवल पे होते हैं उनके लिए सेलेस्टियल रियल्म होली प्लेस के जैसा है, क्योंकि यहाँ पर आकर के उसके ऑरा को एब्जॉर्ब करके ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन में इजीली जा सकते थे। अब वांगलिंग ट्रैवल करता है और आसपास के एरिया में ये देख रहा था, और इतना तो समझ सकता था कि जब ये चीज़ जिंदा रही होगी, मतलब यहाँ पे जब लोग रहे होंगे, तो क्या बेहतरीन जगह होगा ये। क्योंकि ये जो जगह था, यहाँ की बिल्डिंगें जो बनी थी वो स्पिरिचुअल स्टोन से बनी थी, वो भी टॉप क्वालिटी की, जो कि वांगलिंग को सुजाकू प्लेनेट में बहुत रेयरली मिलते हैं। लेकिन अब इनकी भी ऑरा खत्म थी। जैसे वांगलिंग इन स्टोन्स को टच करता था तो ये राख में बदल जाते थे। अब वांगलिंग को आगे में एक हैंड प्रिंट दिखाई देता है, जैसे अगर हम कोई पाम अटैक करते हैं और पूरे एरिया पे उस पाम का छाप हो, उतना बड़ा अटैक। यानी जो भी अटैक किया होगा ये काफ़ी पावरफुल अटैक था। अब वांगलिंग इस हैंड प्रिंट के करीब पहुंचता है, इसे टच करता है और एक मानो डेथ हो रहा इसके बॉडी में इसके हाथों से होते हुए जाने लगती है। अब वांगलिंग भी अपने लाइफ और डेथ डोमेन को एक्टिवेट कर देता है। ये पीछे हटता है और इसे समझ में आ चुका था कि भाई क्या खतरनाक चीज़ है, क्या पावरफुल लोग होंगे। जो कि ये अटैक खत्म हो चुका है, फिर भी उसका इतना खतरनाक किलिंग इंटेंट। कुछ एक दिन वांगलिंग बस ट्रैवल करते रहता है और इसे एक ब्रोकन स्टोन टैबलेट भी मिलता है। इस पे कुछ शब्द भी लिखे हुए थे, जैसे कि गिफ्ट बाई फिफ्थ रेन सेलेस्टियल एम्परर टू सेलेस्टियल स्कॉलर टियान हुआ। मतलब इसका मतलब ये था कि जो भी रहे होंगे 5वें सेलेस्टियल एम्परर, उन्होंने किसी बंदे को जो कि स्कॉलर था, विद्वान था, टियान हुआ, उन्हें ये गिफ्ट दिया था। और ये पूरा एरिया एक सेलेस्टियल स्कॉलर का था, जहाँ पे वांगलिंग था, काफ़ी बड़ा था। वांगलिंग भी हैरान था। अब वांगलिंग यहाँ से निकलने वाला था, फिर ये सोचता है कि टियान हुआ को ये जगह क्यों चाहिए था। इसे कुछ गड़बड़ लगता है। अब वांगलिंग अपनी ओर इस स्टोन टैबलेट के अंदर डालता है और साथ में ये अपने स्वॉर्ड को निकालता है और स्टोन टैबलेट पर अटैक कर देता है। स्टोन टैबलेट हालांकि डैमेज था, फिर भी काफ़ी टफ था। हालांकि वांगलिंग को अभी तक कुछ मिलता नहीं, बट इसे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। अब वांगलिंग, क्योंकि स्टोन टैबलेट जो है वो जमीन के अंदर लगा रहता है, वांगलिंग इसे उखाड़ने लगता है और नीचे में अंडरग्राउंड के जैसा इसे लगता है। और वांगलिंग का ये मानना था कि ऐसे बहुत सारे सेलेस्टियल रियल्म के फ्रैगमेंट्स होंगे, तो बहुत पहले से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो कोई ना कोई यहाँ पर पहले आया रहा होगा। और वांगलिंग का अंदाजा ये था कि शायद पहले भी इसे इस टैबलेट को किसी ने मूव किया होगा और यहाँ पर कुछ छिपाया होगा। अब स्टोन टैबलेट को ये पूरी तरह से निकाल चुका था और इसके नीचे से स्पिरिचुअल एनर्जी, सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है। और निकलते ही ये गायब होने वाली थी, क्योंकि बहुत कम मात्रा में थी। वांगलिंग तुरंत ही ऐसे स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रैप करता है और रिफाइन कर लेता है। इधर वांगलिंग अचानक से फील करता है एक बंदा इसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल ये इग्नोर मारता है और स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करने में लगा था। अब इस एनर्जी को रिफाइन करने के बाद ये एक लिक्विड में बदल जाता है, एक बूंद होगा शायद। उधर वो जो ग्रीन रोब्ड बंदा था वो दूर से चिल्लाता है कि रुक जाओ, पर वांगलिंग इसे इग्नोर करता है, क्योंकि वो बंदा भी वांगलिंग के ही लेवल पे था, यानी सोल फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में। तो वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता। अब ये ग्रीन रोड कल्टीवेटर फिर चिल्लाता है कि ये एरिया 3000 साल पहले मेरे डालुओ स्वॉर्ड सेक्ट ने 3000 साल पहले ढूंढा था, तो तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो आगे चल करके मेरा लुओ स्वॉर्ड सेक्ट तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब वांगलिंग अपने टोड को बाहर निकाल देता है। अब टोड को देखते ही वो बंदा समझ जाता है। टोड तुरंत ही एक बॉल ऑफ लाइटनिंग इसकी तरफ उछाल देता है और वांगलिंग को इधर समय मिल जाता है। पूरी तरह से इस सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को ये रिफाइन कर चुका था एक पर्पल क्रिस्टल के साइज में, और इस क्रिस्टल को यह अपने बैग में रख लेता है। अब इधर ये ग्रीन रोड कल्टीवेटर यहाँ से भाग जाता है, पर वांगलिंग इसे देखता है और कहता है भागना है। ये अपने रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग को निकालता है और इसके थ्रू ये आगे बढ़ता है। और साथ में इसने बहुत सारे वांडरिंग सोल्स को रिलीज किया था। जो उस बंदे ने अटैक छोड़ा था उसे ये वांडरिंग सोल्स न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ग्रीन रोड कल्टीवेटर जो कि ये सब अटैक करके भाग रहा था, जब वो चीज़ों को फील करता है तो ये भी हैरान था, क्योंकि इसके स्वॉर्ड की को वो बंदा इतना ईजिली डिस्ट्रॉय कर चुका था।
और वांगलिंग को इतना समझ में आता है कि वो स्वॉर्ड की खतरनाक था। ये तैयार नहीं होता तो ये इंजर्ड हो सकता था। यानी यहाँ पर जो भी बंदे सोल फॉर्मेशन लेवल के आए हैं, किसी को भी कम में आंका नहीं जा सकता। अब इनके बीच की दूरी कम होती जाती है और वो ग्रीन रोड कल्टीवेटर एक सीक्रेट टेक्निक यूज करके अपने स्पीड को बढ़ाता है। और ये बंदा एक फॉर्मेशन यूज करता है ताकि दूसरे एरिया में जा सके, क्योंकि सेलेस्टियल रियल्म कई कई टुकड़ों में बट चुका था, तो ये एक अलग टुकड़े पे जा करके और एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन फिर भी कहता है कि मेरा डालुओ सेक्ट तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इस बार हमारे 4 लोग सेलेस्टियल रियल्म में एंटर किया। जब मेरे सीनियर मिल जाएंगे फिर हम तुम्हें मारते हैं। इधर वांगलिंग रेस्ट्रिक्शन फ्लैग के अंदर से भी गायब हो जाता है, क्योंकि इसका डिवाइन सेंस सोल फॉर्मेशन के लेट फेज के बराबर था। दोनों का पावर लेवल सेम है, बट वांगलिंग का डिवाइन सेंस वो अलग लेवल पे है। तो वो बंदा यानी ग्रीन रोप्ड कल्टीवेटर इस चीज को डिटेक्ट भी नहीं कर पाता है। इधर ये ग्रीन रोप्ड कल्टीवेटर उस फॉर्मेशन के अंदर एंटर कर रहा था, पर वांगलिंग अब इसके सामने आ चुका था और एक बेल इसकी तरफ बढ़ा देता है और तुरंत ही इसके अंदर ये इसे ट्रैप कर लेता है और वांगलिंग वापस आ जाता है। अब वांगलिंग कुछ टेक्निक्स यूज करता है और इस बेल का घंटी बजने लगता है। अब क्योंकि वो बंदा इसके अंदर ट्रैप था तो वह चिल्लाने लगता है और ज्यादा चिल्लाता है, क्योंकि पेन काफी हो रहा था, मानो उसका माइंड फट जाएगा। क्योंकि वांगलिंग एक तरह से उसे अंदर ही रिफाइन कर रहा था और साथ में अपने स्वॉर्ड से इस बेल पे अटैक कर रहा था। ये जो बेल था इससे एंशियंट कल्टीवेशन वर्ल्ड से मिला था। वांगलिंग थोड़े ही समय में इस कल्टीवेटर को मार चुका था, पर वांगलिंग इसे चेक नहीं करता है, क्योंकि जब भी कोई पावरफुल बंदा मरता है तो अपने आसपास कुछ ट्रैप्स लगा देता है ताकि जो इसे मारा हो वो भी इंजर्ड हो जाए या मारा जा सके। बट वांगलिंग चौकन्ना था, तो 10 दिनों तक, 1 महीने तक, लगभग 15 दिन तक इसे रिफाइन ही करते रहता है। अब वांगलिंग इसके और अचानक से कम होने लगती है, क्योंकि जिस ब्रेसलेट से ये टोड को कंट्रोल करता है उसमें कुछ दिनों के बाद ऑरा देना पड़ता है, जो कि इसकी बॉडी से कनेक्टेड था। अब ब्रेसलेट को तो ऑरा चली जाती है, पर वांगलिंग अब फिलहाल खुद को पेल्स के थ्रू रिचार्ज करता है। पर वांगलिंग के लिए एक प्रॉब्लम था, पहले इसे 6 दिन में रिचार्ज करना पड़ता था, बट अब 4-4 दिन में। थंडर टोड काम का था, लेकिन इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी खाता था, क्योंकि वांगलिंग को यह भी शक था कभी यह फाइट कर रहा है और थंडर टोड को मतलब 4 दिन पूरे हो गए तो इसकी ऑरा कम हो जाएगी वांगलिंग की, तो बैटल ही हार सकता है। अब समय बीतता है और वांगलिंग अलग अलग फ्रैगमेंट्स को तलाशते रहता है और एक ऐसे लोकेशन पे पहुंचता है जहां पर इसे 1000 साल पुराने पेड़ दिखते हैं, पर इनमें से एक को जब ये टच करता है तो वो धूल में बदल जाता है। इवन कुछ तो पेड़ 10,000 साल पुराने थे और वांगलिंग का ये मानना था कि अगर इन पुराने वृक्षों को ये यूज करे वुड कार्विंग में बनाने में, तो क्या ही लेवल का इसका वुड कार्विंग बनेगा। लेकिन कोई काम का नहीं था, क्योंकि तुरंत ही छूने पर वो धूल में बदल जाते थे। अब वांगलिंग को एक पहाड़ मिलता है, वहां पर इसे गुफा मिलता है। गुफा का जो दरवाजा था वो टूट चुका था और धूल से भरा हुआ था। वांगलिंग का ये मानना था कि पहले कोई ना कोई तो आया ही होगा, पर फिर भी ये चेक करता है। इसमें 7 से 8 कमरे थे, पर वांगलिंग निराश नहीं होता है। इसका मकसद ये था कि क्या यहाँ पर इसे रेस्ट्रिक्शंस मिल सकते हैं, मतलब सेलेस्टियल रियल्म के लोग किस प्रकार का रेस्ट्रिक्शंस यूज करते थे, तो उन्हें वो स्टडी कर सकता था। पर एक आधी रेस्ट्रिक्शंस इससे फाइनली मिल जाते हैं। 3 दिन वांगलिंग यहीं पे रुकता है और यहाँ से फिर निकलता है। और जो रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर था थोड़ा बहुत ही उसका अंश था, उसे ये सीख चुका था। और जब ये बाहर निकलता था वो जो पेड़ जिसे इसने टच भी नहीं किया था वो भी खत्म हो चुके थे। पर ये जो धूल थे पेड़ के, मानो ये एक फॉर्मेशन बना रहे हो, मानो इसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। वांगलिंग हवा में था और ये जो पेड़ के राग थे वो एक शेप ले चुके थे, अक्षर में बदल चुके थे। उसमें लिखा था सेव मी, मुझे बचाओ। फिर ये धूल गायब हो जाता है। अब वांगलिंग ऊपर से इन चीज़ों को ध्यान से देखता है और ये जगह वियर्ड था, तो वांगलिंग एक्सप्लोर भी नहीं करना चाहता था। और ऐसा तो है नहीं कि ये पहला बंदा होगा जिसने इन चीज़ों को देखा होगा। वांगलिंग अब यहाँ से निकल जाता है और वांगलिंग को एक चीज़ और पता था, जैसे ये भंवर के थ्रू जा रहा है, पर ये जो बंदा था ग्रीन रोप्ड कल्टीवेटर वो ट्रांसफर एरे के थ्रू गया था। मतलब इनके सेक्ट वाले जब पहले भी आए होंगे 1000 साल पहले, 500 साल पहले, तो उन्होंने अपना ट्रांसफर एरे लगा दिया था ताकि वो ईजिली ट्रैवल कर सके। और वांगलिंग जब भवन में जाएगा तो ये कोई भी लोकेशन पे पहुंच सकता है, बट ट्रांसफर एरे जहाँ पे कनेक्टेड होगा वहीं पे पहुंचेगा। अब वांगलिंग उस ग्रीन रोड कल्टीवेटर का बैक को खोल वगैरह के देखता है और जब ये खोलता है तो जो ग्रीन रोड कल्टीवेटर था उसका स्वॉर्ड वांगलिंग पे अटैक करता है, क्योंकि उसने अपना हल्का सही सही बट सोल को उसमें हाइड किया था। पर वांगलिंग इसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।